रेहान शहर का सबसे मशहूर न्यूरोसर्जन था। उसका नाम सुनते ही लोगों के दिल में उम्मीद जाग उठती थी, क्योंकि जिस मरीज को बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे देते, जिसे मौत के करीब मान लिया जाता, रेहान अपने हुनर और शांत दिमाग से उसे फिर से जिंदगी दे देता था। लोग कहते थे उसके हाथों में जादू है, क्योंकि उसकी हर सर्जरी किसी चमत्कार से कम नहीं होती थी। अस्पताल में उसका इतना सम्मान था कि नए डॉक्टर उसे अपना आदर्श मानते थे और मरीज उसे फरिश्ता समझते थे। लेकिन इस चमकदार पहचान के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। रेहान की असली दिलचस्पी इलाज करने में नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग में छुपी यादों के रहस्य को समझने में थी। उसे यकीन था कि इंसान मरने के बाद भी उसकी यादें पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि शरीर और मस्तिष्क के किसी कोने में दर्द, डर, पछतावा और अधूरी इच्छाओं के रूप में बची रहती हैं। वो मानता था कि अगर उन यादों को पढ़ लिया जाए या बाहर निकाला जाए तो मौत को भी हराया जा सकता है। यही जुनून धीरे धीरे उसे पागलपन की हद तक ले गया। इसी सनक में उसने अस्पताल के नीचे बने पुराने बेसमेंट में एक गुप्त लैब तैयार कर रखी थी, जहां कोई आम कर्मचारी जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात गहराने के बाद जब पूरा अस्पताल सो जाता, रेहान चुपके से वहां उतरता और बेहोश मरीजों, लावारिस लाशों और जानवरों पर ऐसे खतरनाक प्रयोग करता जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाए। वहां मशीनों की आवाजें, जलते केमिकल्स की गंध और अंधेरे में चमकती स्क्रीनें उसकी असली दुनिया बन चुकी थी। एक रात जब अस्पताल की सारी लाइटें मंद हो चुकी थीं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, रेहान बेसमेंट की अपनी गुप्त लैब में एक नई लावारिस लाश लेकर पहुंचा। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि अजीब सा उत्साह था, जैसे वो किसी बहुत बड़े रहस्य के करीब पहुंच चुका हो। उसने लाश को धातु की मेज पर लिटाया, उसके सिर पर तारों से जुड़ा भारी हेलमेट लगाया और अपनी बनाई हुई मशीन मेमोरी एक्सट्रैक्टर चालू कर दी। मशीन के चालू होते ही पूरे कमरे में तेज कंपन फैल गया। मॉनिटर चमकने लगे और स्क्रीन पर धुंधली टूटी फूटी तस्वीरें उभरने लगी। कहीं लोग चीख रहे थे, कहीं आग से घिरा कमरा जल रहा था, कहीं कोई आदमी जान बचाकर अंधेरे गलियारे में भाग रहा था। ये देखकर रिहान की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन हो गया कि उसका प्रयोग आखिरकार सफल हो गया है और वो मौत से पहले की आखिरी यादों को पकड़ चुका है। लेकिन तभी अचानक स्क्रीन कांपने लगी, तस्वीरें रुक गईं और उसी लाश का चेहरा सामने उभर आया। इस बार उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं और वो सीधे कैमरे की तरफ घूरने लगी। अगले ही पल उसके होंठ हिले और भारी टूटी हुई आवाज में शब्द निकले, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही रिहान का चेहरा पीला पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि जब उसने घबराकर पीछे मुड़कर स्ट्रेचर की तरफ देखा तो असली लाश अब भी वहीं शांत पड़ी थी, आंखें बंद, बिल्कुल बेजान, जैसे उसने कभी हिली ही ना हो। उस रात के बाद रिहान की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो आदमी कभी आत्मविश्वास से भरा रहता था, अब हर वक्त बेचैन और डरा हुआ नजर आने लगा। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। जब भी वो सुबह तैयार होने के लिए आईने के सामने खड़ा होता, उसे महसूस होता कि उसकी परछाई उसकी हरकतों से एक पल देर से हिल रही है। पहले उसने सोचा ये उसकी थकान का असर है, लेकिन धीरे धीरे बातें और डरावनी होने लगीं। कभी वो मुस्कुराता तो आईने में दिखने वाला चेहरा बिल्कुल भावहीन खड़ा रहता। कभी वो सिर घुमाता तो परछाई कुछ सेकंड तक उसे घूरती रहती और फिर धीरे से वही हरकत दोहराती। कई बार ऐसा लगता जैसे सामने खड़ा चेहरा उसकी नकल नहीं कर रहा, बल्कि उसे ध्यान से देख रहा है। रिहान हर बार घबराकर पीछे हट जाता, लेकिन अगले ही पल आईना फिर सामान्य दिखने लगता। दिन बीतने के साथ उसका डर बढ़ता गया, क्योंकि अब बदलाव सिर्फ आईनों तक सीमित नहीं थे। उसकी अपनी यादें एक एक करके गायब होने लगी। उसे याद नहीं रहता कि सुबह नाश्ते में क्या खाया था। फिर उसे पिछले हफ्ते की बातें भूलने लगी और कुछ ही दिनों में हाल ये हो गया कि उसे अपना बचपन धुंधला नजर आने लगा। उसे स्कूल का पहला दिन याद नहीं था, मेडिकल कॉलेज की मेहनत याद नहीं थी, यहाँ तक कि अपनी माँ का चेहरा भी उसके दिमाग में साफ उभरता नहीं था। वो कोशिश करता आंखें बंद कर याद करने की, मगर हर बार खाली अंधेरा ही मिलता।
उसे लगने लगा जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर बैठकर उसकी जिंदगी मिटा रहा हो। अस्पताल में भी वो मरीजों के नाम भूलने लगा, रास्ते भूलने लगा और कई बार खुद अपने कमरे तक पहुंचने में रुक जाता। घबराकर वो हर रात बेसमेंट की लैब में भागता, उम्मीद करता कि मशीन उसे जवाब देगी। लेकिन वहां पहुंचकर जो वो देखता, उससे उसका डर और गहरा हो जाता। मेमोरी एक्सट्रैक्टर हर दिन खुद ब खुद नई फाइलें बना रही थी। स्क्रीन पर नाम चमकते, रियान_001, रियान_002, रियान_003, फिर रियान_010, रियान_021। संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हर फाइल में उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा रिकॉर्ड था। एक फाइल खोलने पर वो 5 साल का बच्चा बनकर माँ का हाथ पकड़े दिखता। दूसरी में मेडिकल कॉलेज के मंच पर गोल्ड मेडल लेते। तीसरी में पहली सफल सर्जरी के बाद मुस्कुराते हुए। जो कुछ वो भूल चुका था, मशीन उसे अपने अंदर जमा करती जा रही थी। अब रिहान समझ चुका था कि उसकी यादें सिर्फ खो नहीं रही थीं, कोई उन्हें चुरा रहा था, सहेज रहा था और शायद उनका इस्तेमाल भी कर रहा था। डर, गुस्से और पागलपन के मिले जुले एहसास में एक रात रिहान फिर बेसमेंट की ओर भागा। अब उसके लिए ये साफ हो चुका था कि सारी बर्बादी की जड़ वही मशीन है, जिसने पहले उसे सफलता का सपना दिखाया और अब उसकी जिंदगी निगल रही थी। उसके हाथ में भारी लोहे का हथौड़ा था और चेहरे पर ऐसा क्रोध जैसा किसी शिकारी के सामने फंसे जानवर की आंखों में होता है। वो सीढ़ियां उतरता गया, हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज होती गईं। जैसे ही उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला, अंदर वही ठंडी हवा, जलते केमिकल्स की गंध और मशीनों की धीमी गूंज उसका इंतजार कर रही थी। उसने बिना एक पल गवाए सीधे मेमोरी एक्सट्रैक्टर की तरफ कदम बढ़ाए और पूरी ताकत से हथौड़ा उठाया। लेकिन हथौड़ा गिरने से पहले ही पूरे कमरे की बिजली झपकने लगी। एक पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगले ही सेकंड छत पर लगी इमरजेंसी लाल लाइटें जल उठीं और पूरा बेसमेंट खून जैसे रंग में नहा गया। रिहान का हाथ हवा में ही रुक गया। उसने धीरे धीरे चारों तरफ देखा और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमरे के हर कोने में दर्जनों लोग खड़े थे, सब चुप, स्थिर और उसे घूरते हुए। उनके चेहरे एक जैसे थे, उसके अपने चेहरे जैसे, मगर हर एक अलग हालत में था। एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में डर था, एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ और कांपता हुआ, एक घायल रिहान जिसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे, एक ऐसा रिहान जिसकी आंखें खाली थीं। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ के हाथ टूटे हुए, कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ रो रहे थे। रेहान पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उन सब के बीच से कोई आगे आया। वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, साफ चेहरा, शांत आंखें, इस्त्री किया हुआ सफेद कोट, जैसे अभी ऑपरेशन थिएटर से निकला हो। वो भी रेहान ही था, मगर उससे ज्यादा परफेक्ट, ज्यादा ठंडा और ज्यादा खतरनाक। उसके होठों पर धीमी मुस्कान आई। वो रेहान के सामने आकर रुका और बोला, मैं वो हूं जिसे तुमने खुद से निकाल दिया। तुमने अपने अंदर से दर्द हटाया, डर हटाया, पछतावा हटाया, हर कमजोरी मिटानी चाही और हर बार तुमने मुझे थोड़ा थोड़ा बनाकर मजबूत किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द रेहान के सीने में धस रहा था। रेहान चिल्लाया, नहीं, तुम कोई भ्रम हो, तुम असली नहीं हो। मगर जवाब में सिर्फ हल्की हंसी सुनाई दी। अगले ही पल कमरे में खड़े बाकी सारे रूप उसकी तरफ बढ़ने लगे। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, किसी ने कंधे दबोच लिए, किसी ने पैरों को जकड़ लिया। वो छूटने के लिए तड़पता रहा। हथौड़ा उसके हाथ से गिरकर फर्श पर गूंजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे सब उसे घसीटते हुए मशीन के पास ले गए। सफेद कोट वाला रेहान एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। उन्होंने असली रेहान को धातु की कुर्सी पर पटक दिया, उसके हाथ पैर चमड़े की पट्टियों से कस दिए और सिर पर वही भारी हेलमेट चढ़ा दिया। मशीन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। सफेद कोट वाला रेहान स्विच के पास गया, उसकी तरफ झुककर बोला, अब तुम्हारे अंदर जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी मेरा होगा।
जब रिहान की आंख खुली तो उसने खुद को ठंडी रोशनी और मशीनों की आवाज़ों के बीच पाया। उसने हिलने की कोशिश की मगर उसके पास हाथ पैर नहीं थे। वो चीखना चाहता था मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि उसका शरीर गायब था। वो सिर्फ एक धड़कता हुआ मस्तिष्क बन चुका था जो पारदर्शी कांच के अंदर दीवार पर टंगा था। वो सब देख सकता था, सब सुन सकता था मगर कुछ कर नहीं सकता था। सामने उसका अपना शरीर खड़ा था, लेकिन अब उसमें कोई और था। नकली रिहान शांत चेहरे के साथ अलमारी के पास गया, सफेद कोट पहना और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराया। फिर उसने मुड़कर दीवार पर कैद असली रिहान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज पहली सर्जरी है। इतना कहकर वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। उसी समय अंदर एक नया मरीज स्ट्रेचर पर लाया गया। मशीनें फिर चालू होने लगी, लाल लाइटें चमक उठी। दीवार पर कैद असली रिहान सब देखता रहा। अब वो समझ चुका था कि उसकी सजा मौत से भी बदतर है। उसका दिमाग हमेशा जिंदा रहेगा, हर दर्द और हर चीख याद रखेगा, मगर खुद को कभी बचा नहीं पाएगा। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आईने के उस पार से आए।